वेलकम टू क्रिप्टो नितिशा। मेरा नाम नितिशा है और मेरे इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड टर्म्स को सिंपल भाषा में समझाना। इस वीडियो सीरीज की हेल्प से हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टो वॉलेट्स क्या हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कैसे किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं बिटकॉइन की, जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी या इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होंगे, तो बिल्कुल भी मत डरिए। मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो की लैंग्वेज को जितना हो सके उतना सिंपल रखूं, ताकि अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है तो भी ये वीडियो आपको पूरी समझ में आए। उसके साथ साथ मेरा ये भी एम है कि इस वीडियो सीरीज के एंड तक क्रिप्टो करेंसीज क्या है और ये कैसे काम करती हैं के बारे में आपको 99% पॉपुलेशन से ज्यादा पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि बिटकॉइन क्या है, समझते हैं कि पैसा या मनी क्या है। एट इट्स कोर, मनी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके घर पे बर्तन साफ करने वाला कोई चाहिए, तो बर्तन साफ करना इज अ सर्विस। इसके लिए आपने किसी को अपने घर पे काम पे रखा, उन्होंने 1 महीने तक आपको वो सर्विस दी और महीने के एंड में आपने उनको सर्विस के बदले उनकी तनख्वाह दी। तो यहाँ एक चीज एक्सचेंज हुई है, जो है सर्विस का एक्सचेंज। आपके पास पैसे थे और उस पर्सन ने आपको वो सर्विस दी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। तो आपने पैसे दिए, उन्होंने सर्विस दी, तो ये एक्सचेंज पॉसिबल हो सका। अब यही पैसे ले जाके आपकी जो हेल्प है वो अपने घर के लिए राशन खरीदेगी। तो किराने की दुकान पे जाएगी और उनको रिक्वायरमेंट के जो राशन है वो उनसे परचेज करेगी। यहाँ जो एक्सचेंज हो रहा है वो है गुड्स का एक्सचेंज। मतलब इस केस में आपके हेल्प के पास में आपके दिए हुए पैसे हैं और किराने की दुकान वाले के पास उसका किराना है, तो वो पैसे देंगे, ये किराना देंगे। तो यहाँ पे हो रहा है गुड्स का एक्सचेंज। इन शॉर्ट, मनी इज ए फैसिलिटेटर फॉर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स दैट यू वैल्यू इन। और ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ये या तो गुड्स हो सकते हैं, मतलब किसी टाइप का आइटम, कोई भी चीज जैसे कपड़े, किताबें, जूते, कुछ भी हो सकते हैं। या फिर ये सर्विस हो सकती है, जैसे सैलून, कार वॉशिंग, कारपेंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थ्रू आउट हिस्ट्री वैल्यू के बहुत सारे फॉर्म्स रहे हैं। लोगों ने अलग अलग चीजों को यूज किया है मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट, वीट, लाइफ स्टॉक, शेल्स और यहाँ तक कि गोल्ड भी वर यूज्ड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी। तो किसी भी चीज का वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रस्ट। लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि आज जिस चीज के लिए मैं कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हूँ वो चीज आज की डेट में भी वैल्यूबल है और फ्यूचर में भी वैल्यूबल रहेगी। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर मुझे अपनी कार बेचनी है, तो मुझे वो कार जिस प्राइस पे सेल करनी है, अगर उस प्राइस का आप मुझे गोल्ड ला के देंगे तो मैं वो एक्सचेंज के लिए मान जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि गोल्ड आज वैल्यूबल है और फ्यूचर में भी वैल्यूबल रहेगा, तो वो एक्सचेंज मेरे लिए बेनिफिशियल है। बट यहीं पे अगर आप मुझे कहें कि आपकी कार का जितना वजन है उस वजन का मैं आपको घास दे देता हूँ, तो क्या ये एक्सचेंज मेरे लिए वैल्यूबल होगा? नहीं, ये चीज एक्सचेंज मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये पता होगा कि भाई मेरी कार की वैल्यू ज्यादा है, घास तो कॉमनली कहीं पे भी उगा दिया जा सकता है, तो उसकी वैल्यू मेरे कार के बराबर नहीं हो सकती अगर वेट के हम कंपैरिजन करें। तो इसलिए ट्रस्ट होना जरूरी है कि जो भी पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आज, वो सच में वैल्यूबल है कि नहीं। तो आज से कुछ 100 साल पहले तक प्रिडोमिनेटली मेटल के कॉइन्स वर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करेंसी। मेटल एज इन आपका गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। बट इस करेंसी के दो मेजर लिमिटेशन थे। पहला कि पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर आपको ट्रैवल करना है तो इनको कैरी करना बहुत इनकन्वीनियंट था, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें वजन बहुत होता था। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसमें एक्सचेंज करना भी बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक गोल्ड का कॉइन है जिसकी कीमत 1000 रुपए है
और आपको 10 रुपए की चाय पीनी है, तो वो चाय के बाद अपना चेंज कलेक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए करेंसी सिस्टम का इन्वेंशन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि बैंक या गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो अपना गोल्ड है वो हमारे पास गिरवी रखवा लीजिए, हम उसके एक्सचेंज में आपको एक पेपर रिसिप्ट देंगे, आप उससे जो भी ट्रेड करना है ट्रेड कर लीजिए, और अगर आपको अपना गोल्ड वापस चाहिए तो जैसे जितना आपने गोल्ड हमारे पास जमा किया था उस वैल्यू की रिसिप्ट, मतलब अगर आपने हमारे पास 1000 रुपए का गोल्ड जमा किया था तो आप 1000 रुपए की रिसिप्ट हमारे पास वापस ले आइए और हम आपको आपका गोल्ड वापस दे देंगे। तो ये तो हुई रिसोर्स बैक करेंसी। बट समय के बदलाव के साथ साथ और बहुत सारी और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से गोल्ड और पेपर रिसिप्ट के बीच का ये जो बॉन्ड है ये टूट गया। अब इसको समझना कि ये क्यों टूटा ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इन शॉर्ट हुआ ये कि सरकार या बैंक ने कह दिया कि आप जो पेपर में ट्रेड कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए, उस पेपर की वैल्यूबल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से हम लेते हैं। तो मतलब अभी कोई रिसोर्स नहीं है बैकिंग में, बट लोगों ने, क्योंकि लोगों को सरकार या बैंक पे भरोसा था, वो ट्रस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पूरी इक्वेशन का, मनी वैल्यू ट्रस्ट, वो ट्रस्ट की वजह से क्योंकि लोगों को सरकार पे ट्रस्ट था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये फॉर्म ऑफ करेंसी भी। ये करेंसी को कहा गया फियाट करेंसी, कि मतलब just because there is an order or there is a notion provided by the government saying कि हम रिस्पॉन्सिबल होंगे इस करेंसी की वैल्यू के लिए, बाकी लोगों ने इस पे भरोसा करके इससे एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब फियाट करेंसी के भी दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं। पहला कि ये सेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसका पूरा कंट्रोल एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही एग्जिस्ट करता है, और दूसरा कि ये लिमिटलेस है, मतलब जितना चाहो उतना प्रिंट कर सकते हो, पर अगर सरकार पैसा एक्स्ट्रा प्रिंट करती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। ये कैसे? क्योंकि अगर सरकार पैसा एक्स्ट्रा प्रिंट करेगी तो मार्केट में पैसा एक्स्ट्रा आएगा, मार्केट में पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो आपके पास जो पैसे है उसकी कीमत कम हो जाएगी, मतलब क्योंकि ये मार्केट पे पैसा एक्स्ट्रा आना मतलब सब लोगों को एक्स्ट्रा पैसे मिलना। तो जब सबको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो आपके पास जो 100 रुपए हैं उसकी कीमत गिर जाएगी। तो जो लोग कहते हैं ना कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, वो असली में महंगाई नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मतलब आपके 100 रुपए से जो चीज पहले खरीदी जा सकती थी वो अब नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि आपके 100 रुपए का परचेजिंग पावर जो है वो गिर रहा है। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं फियाट करेंसी के। चलिए, सेंट्रलाइज्ड पेपर करेंसी तक की तो जर्नी हमें समझ में आ गई, बट अगर आज के डेट की इंडिया की बात करें तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में इंडिया में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस का अगर आज हम एक दिन का भी सम निकालें तो ये ट्रांजैक्शंस टोटल कुछ हजारों करोड़ रुपए की होंगी। तो ये सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में हो तो इसके लिए तो बहुत सारा कैश प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए लेट 60-70s में गवर्नमेंट्स ने डिजिटल करेंसी की तरफ फोकस करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब पेपर को भी करेंसी के रूप में जाने दो, हम डिजिटली ही मतलब अमाउंट को डिजिटली ही रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो भी सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व थी, फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक आपके अकाउंट के अगेंस्ट एक लेजर रखेगा, उसमें वो एंट्री रखेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा है, कब क्रेडिट हो रहे हैं, कब डेबिट हो रहे हैं, पर हर चीज कैश में होनी जरूरी नहीं है। वो सिर्फ एक नंबर है जो आपके अकाउंट के अगेंस्ट मैप्ड है, और वो लेजर बैंक मेंटेन करता है, बैंक कंट्रोल करता है। उस बैंक के बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारों का लेजर वो बैंक मेंटेन, अपडेट जो भी करना है वो पर्टिकुलर सेंट्रल अथॉरिटी उसका टोटली टेक केयर करती है। आज की डेट में हम किस किस फॉर्म की डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हैं? हम जो एटीएम कार्ड, अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं वो डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल है, क्रेडिट कार्ड डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यूपीआई है। हमें 5 रुपए की चीज से 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए तक की भी कोई चीज लेनी होती है, अगर हम उसके लिए यूपीआई कर रहे हैं तो यूपीआई एक डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल है। डिजिटल करेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास जो पैसा है
आप सिर्फ उतना ही स्पेंड कर सकें। अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए तक ही ट्रांजैक्शन कर सकें, उससे ऊपर की ना कर सकें। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? ये तभी पॉसिबल हुआ, जैसे हमने पहले बात की थी, कि जिस भी बैंक के पास आपका अकाउंट है वो आपके अकाउंट के अगेंस्ट एक लेजर मेंटेन करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस इतना है, इतने का आपने खरीदारी करी, इतना उसमें वापस पैसा जमा हुआ। तो वो क्रेडिट डेबिट सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड वो एक लेजर में मेंटेन करता है। आपके अकाउंट में जितना पैसा आपके पास है उतना ही आपको अलाउ किया जाए स्पेंड करने के लिए। इस प्रॉब्लम का नाम है डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। और डिजिटल करेंसी के ऑल्टरनेटिव्स बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कई सारी कोशिश की, बट कोई भी सोल्यूशन बिना सेंट्रल अथॉरिटी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था। तो ये जो बैंक या गवर्नमेंट है उनके पास कंप्लीट कंट्रोल है टोटल मनी सप्लाई का। ये बहुत बड़ी पावर है और इसकी वजह से 3 मेजर इशू अराइज होते हैं। सबसे पहला इशू है करप्शन का। जब इतनी पावर किसी एक अथॉरिटी के पास में होती है तो उसके इंटरनल करप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही की बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और उन्होंने अपनी सारी ब्रांचेस को मैंडेट किया कि आपके पास जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे इस मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑनबोर्डेड होने चाहिए। एक ब्रांच में हुआ ये कि उनके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे थे जिनके अकाउंट के साथ कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं था। तो उस बैंक के ऑफिशियल्स ने अपने अपने रिश्तेदारों के, दूर के रिश्तेदारों के सबके नंबर उन कस्टमर्स के अकाउंट्स के साथ अटैच कर दिए और धीरे धीरे करके उन कस्टमर्स के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते गए। ये टोटल स्कैम में 362 कस्टमर्स इम्पैक्ट हुए और टोटल मनी जो उनके अकाउंट से विड्रॉ हुआ was 22 लाख। तो अगर ये इतनी सारी पावर किसी एक अथॉरिटी को दी जाती है तो इंटरनल करप्शन के ऐसे और कई सारे मामले हमारे सामने आते रहते हैं। सेकेंड इशू है मिसमैनेजमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक बहुत रिस्की लोन देता है और वो लोन रिकवर नहीं कर पाते तो उनको वो लोन राइट ऑफ करने पड़ेंगे। बट बैंक किसके पैसे से लोन देते हैं? कस्टमर्स के पैसे से। तो उनको तो वो पैसे कस्टमर को वापस लौटाने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई को बोलेंगे कि हमने इतना लोन राइट ऑफ किया है बिकॉज हम उसको रिकवर नहीं कर पाए, तो आप इसके बदले में हमें करेंसी दे दो ताकि हम जो जिन कस्टमर्स का पैसा हमारे पास जमा है हम उनको वो पैसा वापस दे सकें। बट इसके वजह से क्या हो रहा है? पैसा एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। तो पैसा एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो महंगाई हो रही है। सेकेंड प्रॉब्लम इज मिसमैनेजमेंट। और तीसरा इशू है कंट्रोल का। गवर्नमेंट या बैंक का आपके अकाउंट पे कंप्लीट कंट्रोल होता है। उनको अगर कुछ भी सस्पिशन है तो आपके अकाउंट को 1 मिनट में फ्रीज कर सकते हैं। और इवन अगर आप सिर्फ कैश में ही ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे लिए डीमोनेटाइजेशन कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 500, 1000 और अभी हाल ही में 2000 के नोटों को अगले ही दिन से कैंसिल कर दिया था। तो अगर आपके पास ये नोट कैश में पड़े थे तो इनको चेंज करवाने के लिए आपको वापस से उन्हीं सेंट्रल अथॉरिटी के पास में जाना पड़ेगा जिसका कंट्रोल है इसके ऊपर। इसके अलावा भी मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। मैं एक बार बैंक में गई और मुझे अपने अकाउंट से कुछ बड़ी अमाउंट विड्रॉ करनी थी। मुझे वो अमाउंट विड्रॉ करने के लिए बैंक के एम्प्लॉयज के 50 क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ा, 50 अलग अलग फॉर्म्स पे साइन करना पड़ा। तो उसके बाद में मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि यार मेरा पैसा क्या मेरा नहीं है? मेरे से ज्यादा तो वो ऐसे मतलब मेरे से ज्यादा तो वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि मेरा पैसा उनको बिलोंग करता है। तो मेरे पैसे को ही मुझे निकालने के लिए 100 टाइप के प्रूफ देने पड़ रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली अपने अकाउंट से अपनी सेविंग्स का पैसा विड्रॉ करना चाहती हूँ। इन सारे इश्यूज के होते हुए भी कोई प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं था करंट मॉनेटरी सिस्टम का। कब तक? 2008 तक। अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया। उसमें उसने प्रपोज किया एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेंसी जो डबल मनी स्पेंडिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है विदाउट नीड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इस करेंसी का नाम उसने बिटकॉइन दिया। तो बिटकॉइन फाइनली
3 जनवरी 2009 को जाके लॉन्च हुआ। बिटकॉइन की शॉर्ट डेफिनेशन है कि वो एक ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। दोनों टेक्निकल टर्म्स को सुन के कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको समझाती हूँ। तो बिटकॉइन को हम बैंक से कंपेयर करते हैं, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम करेंसी डिजिटल है, तो बैंक्स भी अपने पास में एक लेजर मेंटेन करते हैं। बट ये लेजर हमको आपको नहीं दिखता। ये लेजर उनके मेन कंप्यूटर पे स्टोर होता है, और जिस अकाउंट के लिए वो लेजर है, वो सिर्फ वही पर्सन अपने ही अकाउंट के लेजर को एक्सेस कर सकता है। किसी और के अकाउंट में क्या चल रहा है उसको आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इस लेजर पे बैंक का कंप्लीट कंट्रोल होता है, मतलब बैंक ही सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके पास इस लेजर का पूरा कंट्रोल है। उसी के कंपैरिजन में बिटकॉइन एक ट्रांसपेरेंट लेजर है। अगर आपके पास बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस है, तो उस वॉलेट पे होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं। कितना पैसा आया, कहाँ से कहाँ गया, किस अमाउंट में गया, किसको गया, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। सिर्फ जो आप नहीं जान सकते वो ये है कि उस अकाउंट के पीछे पर्सन का नाम क्या है। तो बिटकॉइन एक सूडो अनोनिमस ट्रांसपेरेंट लेजर है। इसी को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक बिटकॉइन एड्रेस से दूसरे बिटकॉइन एड्रेस पे 10,000 बिटकॉइन ट्रांसफर हुए हैं, और ये ट्रांजैक्शन हुई है मई 2010 में। ये ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, और ये ट्रांजैक्शन करने वाले का नाम है लाज़लो। लाज़लो ने 2010 में एक पोस्ट डाला था कि उसको अपने 10,000 बिटकॉइन के अगेंस्ट 2 पिज्जा खरीदने हैं। तो किसी ने उसका ये ऑफर एक्सेप्ट किया और उसको 2 पिज्जा भिजवाए। इन 2 पिज्जा की आज की डेट में आईएनआर वैल्यू 3,580 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी भी है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाला हर एक कंप्यूटर लेजर की एक कॉपी खुद अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखता है और उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता है। इसी टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बिटकॉइन का नेटवर्क हैक करना है, तो आपको एक साथ में 10,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन बहुत ज्यादा सेफ है। बिटकॉइन एक ट्रूली डिजिटल फॉर्म है करेंसी का, मतलब कि यहाँ पे कोई फिजिकल कॉइन नहीं है जिसको आप टच या फील करके देख सकते हैं। बिटकॉइन एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम से बनाया हुआ कॉइन है जो एक एड्रेस पे रिसाइड करता है। अगर आप कहते हैं कि आप बिटकॉइन ओन करते हैं, तो वो उसका मतलब है कि आपके पास राइट है एक बिटकॉइन एड्रेस को एक्सेस करने का, जहां से आप बिटकॉइन सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, बट बिटकॉइन इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार करंट मॉनेटरी सिस्टम का कोई प्रॉपर ऑल्टरनेटिव सामने आया था। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं कर सकती। इंटरनेट से पहले इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो हमारी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस बहुत लिमिटेड होते थे। कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ टीवी चैनल्स और रेडियो, यही कुछ गिने चुने सोर्सेस होते थे जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाले लोग जिस तरह से इंफॉर्मेशन को देना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, उस हिसाब से प्रेजेंट कर सकते थे। बट इंटरनेट के आने के बाद में एक क्लिक ऑफ बटन पे दुनिया में होने वाली कई सारी चीजों के बारे में हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप, मैं, कोई भी जाके इंटरनेट पे अगर किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है। तो बिटकॉइन इज एग्जैक्टली दैट। बिटकॉइन इज एन इंटरनेट फॉर मनी। उसने सेंट्रलाइज्ड मनी का एक ऐसा ओपन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट किया है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। बिटकॉइन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और सबसे पहला है कि आपके पैसे पे आपका फुल कंट्रोल है। कोई भी बैंक या गवर्नमेंट आपके बिटकॉइन को फ्रीज नहीं कर सकती। तो आपका पैसा है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, इसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल है। सेकेंड एडवांटेज है कि इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिया से यूएस पैसे ट्रांसफर करने हैं और ये आप बैंक के थ्रू करते हैं, तो आपको बैंक कन्वीनियंस फीस, कन्वर्जन चार्जेस, गवर्नमेंट आपको टीसीएस और पता नहीं ना जाने और 50 तरह के चार्जेस लगाएंगे।
बट यही चीज अगर आप बिटकॉइन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कोई और एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे मिडलमैन को कट करने की वजह से बिटकॉइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पैसा ट्रांसफर करना कई बार बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने से भी ज्यादा सस्ता है। बिटकॉइन का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। टोटल बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स ही हो सकती है, क्योंकि बिटकॉइन एक मैथमेटिकली प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम पे बेस्ड कॉइन है। इससे ज्यादा बिटकॉइन को मिंट नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम सप्लाई जो बिटकॉइन की होगी वो 21 मिलियन कॉइन्स ही होगी। इसकी वजह से बिटकॉइन में कभी इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बिटकॉइन का फोर्थ एडवांटेज ये है कि एक ओपन टू ऑल करेंसी है। आज भी अफ्रीका में कई हजार लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और उनमें से आधे लोगों के पास में मोबाइल फोन्स अवेलेबल है। तो क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, एक बटन के टैप से इन लोगों के पास में भी एक करेंसी का ऑल्टरनेटिव पहुंचाया जा सकता है। बिटकॉइन एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो 2009 में शुरू हुआ, और इसके इम्प्लीकेशंस हमें आगे आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन के लिए आज सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे और रेलेवेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन माइन कैसे होता है, क्रिप्टो वॉलेट्स क्या है, बिटकॉइन को कैसे ट्रेड किया जाए, ऑल्ट कॉइन्स क्या है। ये सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको आज की वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you so much for watching and see you in the next one.